बाढ़ के कारण हुए नुकसान में 40 बीघा जमीन नष्ट हो गई। आपदा राहत कार्य के लिए शाही दरबार द्वारा भेजे गए चांदी के सिक्कों में भारी धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा राहत कार्य की जांच करने आए राज्यपाल पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन एक हवलदार की वजह से उनकी जान बच गई। राज्यपाल ने जान बचाने के एवज में उसे अधिकारी बना दिया। अचानक आई बाढ़ से तटबंध टूट गए, 40 बीघा जमीन बाढ़ग्रस्त हो गई, 70,000 घर बह गए, 3 लाख लोग बेघर हैं और सड़कों पर रह रहे हैं। ऐसे ही लोग आगे नहीं जा सकते। बाढ़ से राहत के लिए मैं शाही दरबार से अनुरोध करता हूं कि वे चांदी के सिक्के मुहैया कराएं। शाही दरबार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 लाख टेल चांदी के सिक्के भेजे। उम्मीद है ये राशि पीड़ितों की मदद के लिए काम आए और उन तक पहुंचे और सम्राट की नजरों में खरे उतरे। वहां पर जाओ, इसे लेने के बाद पीछे की ओर जाओ। कितना टाइम? जल्दी से पीछे जाओ। बहुत भीड़ है यहाँ पर। जनाब जाओ, राहत के पैसे आ चुके हैं। आपदा राहत के लिए चांदी के सिक्के आखिर यहाँ आ ही गए। हाँ भाइयों, सब ध्यान से देखो। जी, चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं चांदी के सिक्कों पर किसी की नजर तक नहीं पड़ेगी। उनका खजाना तो पूरा खाली हो चुका है। उसे खाली हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। आखिर उन्होंने हमें यहां पर भेजा ही क्यों है? सुरक्षा करने जैसा है ही क्या यहां पर? कप्तान सुन ने कहा है कि हम चारों यहाँ सुरक्षा के लिए हैं ताकि पीड़ित यहाँ आकर बस न जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस दरवाजे की सुरक्षा सरकारी सैनिक करते हैं, तो हमें अपने पहरेदारों को आंगन में तैनात क्यों करना पड़ता है? कप्तान सुन को शायद हम पसंद नहीं है। जब तक ये काम गंदा है, हम चारों को ये काम करना ही होगा। हाँ, मेरा भी यही है। चलो पीते हैं। हुजूर। अरे वो आ गए। तुमने भी यही कहा। मत करो, सुन लेंगे। मैंने भी यही सुना है। हाँ ठीक है। वो ऐसे ही कहते रहते हैं, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। जनाब जाओ, कप्तान सुन। जनाब इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस टहलने निकले हैं। हुजूर, 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 पेंगलाई सराय के नौकर ने बताया कि राज्यपाल राहत राशि के वितरण की जांच करने के लिए गुप्त रूप से ठहरे हुए हैं। जनाब, हम इन्हें पूछताछ करने नहीं दे सकते। अगर वो झूठे आरोपों के झांसे में आ गए तो उन्हें समझाना मुश्किल होगा। अब तुम सब इसी वक्त पेंगलाई सराय जाओ। जी। यहाँ के सभी किराएदारों को बाहर निकालो। राज्यपाल वो को भनक ना लगे। जी। हुजूर, हुजूर, हुजूर। राज्यपाल वुइन कौन से कमरे में है? ऊपर हैं। माँ जी, तुम जाकर उनकी मदद करो। ऊपर का मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ। मोहतरमा, मुझ पर तरस खाइए। तुम रात को मेरे कमरे में क्यों आए? मैं एक हवलदार हूँ और यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, मैं जिसकी तलाश में हूँ। और मुझे पता है वो मुजरिम इसी सराय में छिपा हुआ है। मुजरिम किस कमरे में है? जानकारी के अनुसार आपके पड़ोस वाले कमरे में ही। मुझे लगता है तुमसे कोई गलती हो गई है। ये कोई मुजरिम नहीं है और बगल में रहता है, बल्कि ये मेरे आका हैं। हाँ, जानकारी गलत हो सकती है, मैं जांच कर लेता हूँ। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। आपके मालिक खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो अपराधी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पुरुषों और महिलाओं में कोई फर्क नहीं करता। चुप रहो।
क्या जनाब जाओ ने आपको बताया कि इस कमरे में रहने वाला आदमी एक महत्वपूर्ण अपराधी है? हाँ, जनाब जाओ ने ऐसा ही कहा था। या हो सकता है शायद मैं गलत हूं। मुझे नहीं पता जनाब। जनाब, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है? चेंतियजी और बाकी लोग खाली करवा रहे हैं। हुजूर, चेंतियजी अतिथि कक्ष को खाली करवा रहा था, लेकिन फिर गलती से वो राज्यपाल वू के कमरे में घुस गया। मूर्ख कहीं का। तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम जनाब जाओ के लिए काफी अमूल्य हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे करना ही होगा। जनाब, बाहर जाओ। हाँ। राज्यपाल वू। कहा था राज्यपाल वू को परेशान मत करो, तो फिर अंदर क्यों गए? लेकिन तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? नौकर ने मुझे नहीं बताया वो किस कमरे में है। मुझे एक एक करके खुद ही ढूंढना पड़ रहा था। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? जनाब साहब के अरमान को बर्बाद कर दिया तुमने। कौन से अरमान? बकवास मत करो। राज्यपाल वू, आप मुझे बिना बताए आ गए। मैं आपको लेने भी नहीं आ सका। जनाब जाओ सरकारी कामों में व्यस्त है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अरे इसमें परेशानी कैसी? आपका स्वागत है जनाब। जनाब जाओ, आप भली भांति जानते हैं मैं अभी भी सराय में आया हूं और आपको पता है कि किस कमरे में रुका हुआ हूं। आपने यहां के सभी किराएदारों को हटाने का आदेश दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? आप बता सकते हैं मुझे? मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको गुप्त रूप से सूचित करना चाहता था, इसीलिए सब किराएदारों को खाली करने का आदेश दिया ताकि आपको आपदा राहत के बारे में जानकारी दे सकूं। जनाब जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं इस बार यहां आया हूं क्योंकि तियान जियाओ ने कहा कि वो यहां कभी नहीं आई थी। वो यहां आना चाहती थी, इसीलिए हम दोनों डाक बंगले में नहीं रुके और मैंने जनाब जाओ को सूचित नहीं किया। ये आपदा अभी अभी घटी है और गंदगी हर जगह है, घूमने के लिए कोई जगह नहीं बची। मेरी राय में राज्यपाल को मोहतरमा चैंग को किसी और जगह ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे यहां से भगाना चाहते हैं? आप शायद नहीं जानते, जब से आपदा राहत के लिए चांदी के सिक्के जारी किए हैं, पीड़ितों का लालच बढ़ गया है और वो और अधिक पैसे मांगना चाहते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए। वो हर दिन परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप यहां हैं तो मुझे डर है कुछ हो जाएगा। जब तक तुम मेरी पहचान उजागर नहीं करोगे वो कैसे जान पाएंगे? बताइए मुझे। मैं थक चुका हूं, आपको भी जाना चाहिए। जी राज्यपाल जनाब। हुजूर, क्या ये वापस जाएंगे? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस खबर को दबा दो कि राज्यपाल वू यहाँ हैं। तुम पीड़ितों को राज्यपाल वू से मिलने मत देना और हमें उन्हें यहाँ सुरक्षित रखना होगा। अगर उन्हें यहाँ कुछ हो गया तो हम सब के सब फंस जाएंगे। वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ खेल खेलना होगा। जनाब झाओ आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप वापस चले जाएं और आप पैसों की जांच ना करें। मेरी शब्दों से उससे पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। अगर वो चतुर है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या करना है। क्या होगा अगर वो आपके कहे अनुसार नहीं चलेगा? क्या वो चाले चलेगा? क्या लगता है आपको? उसमें हिम्मत नहीं है। जनाब, आप बाहर जा रहे हैं? अपना ख्याल रखिए। राज्यपाल वू, चलते रहो।
सारे पैसे खाकर बैठे हैं। सही कहा। वो देखो वो आ रहे हैं। हाँ, चलो चलो पीड़ितों को रोको, राज्यपाल भू की रक्षा करो। अरे ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो, हटो पीछे। अरे कहा पीछे हटो। राज्यपाल भू, शाही दरबार ने पैसा भेजा है, वो हम लोगों को कब तक दोगे आप? राज्यपाल भू, ये क्या कर रहे हैं? राज्यपाल भू, हमें हमारे पैसे दीजिए। अरे पीछे हटो। राज्यपाल भू, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अगर आप नहीं कहेंगे इसका मतलब आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। बहुत हो गई तुम्हारी दादागिरी। राज्यपाल भू, आप बुरे हैं। राज्यपाल पर मत चिल्लाओ। हम अपने पैसों की बात कर रहे हैं। राज्यपाल भू, आपको यहाँ से निकलना होगा। बात भी नहीं करने दे रहे। हटो पीछे। सराय में वापस चलते हैं। नहीं, अगर ये सराय में घुस गए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरफ हटो पीछे। चलो इस तरफ। पीछे हट जाओ, चलो। यहाँ जा रहे हो बिना पैसे दिए? सुनाई नहीं दे रहा, पीछे हटो। ये पीड़ित फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ राज्यपाल। पीड़ित मुझे डरा नहीं सकते। राज्यपाल भू, चलिए। इस तरफ चलिए। राज्यपाल वो राज्यपाल। राज्यपाल वो आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आपके इलाके में गवर्नर की हत्या की साजिश हुई है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे। रुक जाओ। भागो मत। भागो मत। रुक जाओ। तलवार नीचे रखो, तुम भाग नहीं सकते। नीचे रखो। नजदीक मत आना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। इसकी तो कहाँ गया वो? वो भाग गया। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। आप लोग यहाँ राज्यपाल वो की रक्षा करें। जी। राज्यपाल वो
भाई, मैंने उस उप सेनापति को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। भाई सुनो, वैसे आप कौन से कक्ष से हैं? हरा झंडा, गुआंगजो सेना। तो राज्यपाल वो को हम पर विश्वास नहीं है? उन्होंने यहाँ हरी झंडी सेना को बुला लिया। मेरे आका, इस बार हत्यारा सफल नहीं हुआ। मुझे डर है कि वो फिर से लौटेंगे। आप अब खतरे में हैं, इसलिए आपकी अनुमति के बिना मैंने आपका निशान लिया और सेनापति से कहा कि वो आपकी सुरक्षा के लिए उप सेनापति और सैनिकों को नियुक्त करें। वर्षों तक मेरा अनुसरण करने के बाद तुम जान चुकी होगी कि मैं क्या सोचता हूँ। राज्यपाल वो, आपकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं। तियांजिया, जाओ उस सैनिक को बुलाओ जिसने मेरी जान बचाई है। उस सैनिक को बुलाओ जिसने राज्यपाल वू की रक्षा की थी। राज्यपाल तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? वैद्य जी, क्या आप पहले बाहर जाएंगे? जी। राज्यपाल वो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेन तिएजी है। मैं एक हवलदार हूं। अगर तुम मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं मारा जाता। तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो ना? लेकिन यही तो मेरा फर्ज है। वैसे तुमने मेरी रक्षा क्यों की है? हालांकि मैं एक छोटा सा हवलदार हूं, लेकिन मैं अपने सामने किसी को भी आपको चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। तो क्या तुम मेरे लिए हत्यारे को ढूंढोगे? मैं एक हवलदार हूं और ये मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें हवलदारों की तीसरी टुकड़ी का प्रमुख नियुक्त करूंगा। तियांजियाओ तुम्हारी सहायता करेगी। तुम दोनों मेरे लिए हत्या के मामले पर काम कर रहे हो। चेन तिएजी, क्या आपने राज्यपाल को सुना? जी बिल्कुल। अगर हाँ तो आप जवाब क्यों नहीं देते? मैं सिर्फ एक साधारण सा हवलदार हूं। अब अचानक से मुझे एक काम दिया गया है। मुझे डर है कि दूसरों को समझाना मुश्किल होगा। तियांजियाओ, इसे मेरी मोहर दे दो। हुजूर। अभी दो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति से मिलो जो किसी मामले को निपटाने की प्रक्रिया में आज्ञा ना माने, तो तुम उसे मेरी मोहर दिखा सकते हो। क्या इसमें सभी सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं? इस मोहर के जरिए तुम न्यायाधीश से भी पूछताछ कर सकते हो और मेरी मोहर दिखा सकते हो। ये तो अच्छी बात है। फिर तो मैं जांच अभी से शुरू कर सकता हूँ। चेन तिएजी, सुनो, राज्यपाल वू ने तुम्हें इतने बड़े विशेष अधिकार दिए हैं। तुम उन्हें बिल्कुल निराश मत होने देना। बिल्कुल नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए इस पूरे शहर का कोना कोना छान मारूंगा। क्या कहा राज्यपाल वो ने तुमसे? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं। क्या कहा? तुम्हारे पास ये राज्यपाल वो की मोहर कैसे आ गई? राज्यपाल वू ने अभी अभी चेन तिएजी को सैन्य के तीसरे दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया है। वो हत्या की जांच करेगा। समझ गए ना? आपको बधाई हो चेन तिएजी, आपने राज्यपाल वू का विश्वास जीत लिया है। हम आपको निराश नहीं कर सकते। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ। जी बिल्कुल। तो ये बताओ कि तुम कहां से शुरुआत करोगे? सुन जिंगबैंग, आपके लिए आदेश है। जाइए और तीसरे दस्ते को आपदा राहत कार्यालय में इकट्ठा होने के लिए बोलिए। वहां क्या करने वाले हो? मुझे माफ कीजिए, ये बात मैं आपको तो नहीं बता सकता। ये बात मुझसे गुप्त रखोगे? माफी चाहूंगा हुजूर। ठीक है।
चैंतेजी कायर है, उसकी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे काम करता है। जैसे ही उसे अधिकार प्राप्त हुए, उसकी नजर में हम कुछ नहीं थे। आगे चलकर पछताएगा। बोलो भी। अच्छा तो बताओ, तुम्हें कब पता चला कि जो व्यक्ति ऊपर वाले कमरे में रह रहा है वो हमारे राज्यपाल वो इन है? मैं जनाब, खाना तैयार है। आनंद लीजिए इसका। तो क्या तुमने किसी को बताया कि तुमने क्या देखा? उस दिन मैं चलो तियांजी आओ, खाना खाते हैं। कल सुबह मेरे साथ शिकुन आओ, आपदा राहत निधि का पता लगाएंगे वहां पर। मालिक हैं? हमारे यहाँ एक बड़े अधिकारी आए हैं। कौन? राज्यपाल। हाँ, मुझे उनके आसपास एक भी अनुरक्षक नजर नहीं आया। क्या ये उनकी निजी यात्रा होगी? ये इतना आसान नहीं है। जाओ और न्यायाधीश को सूचित करो। हाँ, अच्छा। हुजूर, राज्यपाल वो और उनके आदमी अभी पेंगलाई सराय में गए थे। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता सरकार। आपदा राहत के लिए धन के बारे में कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, अब सुनो, इसके बारे में किसी से बात मत करना। मालिक और हवलदार फेंग के अलावा किसी को नहीं बताया कि राज्यपाल वो पेंगलाई सराय में थे। तुमने मेरी और राज्यपाल वू की बातें सुनने की हिम्मत कैसे की? अरे मैं बात कर रहा हूं। तो बोलिए हुजूर, अब आप ही बताइए कि आपने इस बारे में किसे बताया? हुजूर, मैं कसम खाता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया है। अगर आप दोनों में से किसी ने ये नहीं किया तो ये फेंगू ही हो सकता है। वांगसी जी, तुम पहले इन दुकानदार और नौकर को वापस सराय में लेकर जाओ। जी। माची और जीचुन जी। फेंग हु को अंदर लेकर आओ। जरूर। फांगहू, तुम क्या कर रहे हो? हमारे साथ अंदर आओ। चैंतेजी, क्या तुम मामले को सुलझाने के लिए हमारा तरीका अपना रहे? फेंग हु, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। सवाल यह है कि नौकर ने जब तुम्हें बताया कि राज्यपाल वो पेंगलाई सराय में है, तो ये बात तुमने किसे बताई? तुम जानते हो किसे? मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। अब जवाब दे भी दो। जब नौकर ने मुझे बताया, मैं जल्द से जल्द राहत कार्यालय पहुंचा और जनाब जाओ और कप्तान सुन को बताया। जब मैंने ये सब कहा तो क्या तुम वहां नहीं थे? तुम्हें कैसे पता चला कि जनाब जाओ और कप्तान सुन उस समय दोनों राहत कार्यालय में ही थे? मैं बताता हूँ। बोलो। क्या तुमने इसका ध्यान रखा? जी हाँ। चलो राहत कार्यालय चलकर देखते हैं। जी जनाब। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता। वो लोग यहाँ पर क्या जानने के लिए आए हैं? मुझे सच में नहीं पता मोहतरमा, मुझे सच में नहीं पता है। उसने तुम्हें तकलीफ दी, वो जरूर पछताएगा। ऐसा लगता है कि चैंतेजी ने अचानक अपने आप को बदल लिया है। क्या पूछा उसने? चैंतेजी ने मुझसे पूछा कि मैंने राज्यपाल वू के पेंगलाई सराय में ठहरने की बात किसे बताई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मुझसे पूछा कि आप और जनाब जाओ कल रात यहाँ क्यों आए थे। क्या उसका इस मामले से कोई संबंध है? उसने ऐसा क्यों पूछा होगा? वो मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उसे सच में कुछ पता है।
हमने ये काम आसानी से किया, उसे ये बात पता नहीं चलेगी। तो पूछताछ के आधार पर लग रहा है कि जब वहां के लोग और दुकानदार को पता चला कि आप और राज्यपाल वू पेंगलाई इन में रुके थे, तो नौकर सरकार के पास गया और फेंग हू को बताया। और फिर फेंग हू भागकर यहाँ आया और लॉर्ड जाओ और सुन जिंग बैंग को बताया। उन दोनों को पता चलने के बाद वो हमें पेंगलाई सराय में ले गया और किराएदारों को बाहर जाने के लिए कहा। किराएदारों को बाहर निकालने के बाद उन्होंने हमें पेंगलाई सराय में रहने और रखवाली करने के लिए कहा। क्या आप में से कोई वहां से चला गया था? जनाब जाओ और कप्तान सुन को छोड़कर राज्यपाल वू की हत्या के प्रयास से पहले और बाद में हम में से कोई भी नहीं गया। फिर तो मेरा शक जनाब झाओ और सन जिंगबैंग पर ही आ रहा है। वही तो मैं सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है? आखिर वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो राज्यपाल वू को पैसों की जांच करने से रोकना चाहते हैं। राज्यपाल वू ने रुकने पर जोर दिया, नतीजा वही हुआ जो जनाब जाओ ने कहा था, और उनका सामना आपदा पीड़ितों और हत्यारों से हुआ। फिर तो जनाब झाओ ही मुख्य संदिग्ध है। देखो, अगर यह आदेश जनाब जाओ का होता तो उसे व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वो ये काम सुन जिंग बैंग को खुद करने को कहता। तो फिर चलिए सन जिंगबैंग से शुरू करते हैं। सुन जिंग बैंग को जनाब जाओ को दोषी ठहराने दो, मामला सुलझ गया। जनाब चैन, आप हमें कब तक यहाँ रखेंगे? उसकी पिटाई से मुझे चक्कर आ गया। मुझे तुरंत वैद्य के पास जाना होगा। हाँ, क्या आप उसे संभाल सकते हैं? अगर नहीं तो हम पर छोड़ दें। भाइयों, क्या मैं सही हूँ? सही कह रहे हो। अगर तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलता है तो हम दोषी कैसे हैं? ठीक है, बस चुप हो जाओ। बात यह है कि आप सब पर से संदेह हटा दिया गया है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने हमें संदिग्धों की सूची में डाल दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपमान है। नहीं, देखिए, मैं वो नहीं हूं जिसने आपका अपमान किया, बल्कि वो पीड़ित हैं जो अचानक पेंगलाई सराय के प्रवेश द्वार पर आ गए। वो जानते थे कि राज्यपाल वो और हम कौन हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परेशानी खड़ी की और हमें पिछली गली की तरफ ले गए, और तभी हम लोग हत्यारे के जाल में फंस गए। तो मैं आप सबसे हमारी इज्जत बनाए रखने के लिए आदेश देता हूं कि इस काम में हमारी मदद करें, चाहे जो भी करना पड़े। पेंगलाइन प्रवेश के द्वार पर मुख्य पीड़ित को ढूंढने का प्रयास करें। जो व्यक्ति भी इस पीड़ित को ढूंढ लेगा, मैं राज्यपाल वू से उसकी प्रशंसा करने के लिए जरूर कहूंगा। कप्तान सुन, अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ वाले लोग आपको हरा दें, तो मेहनत ज्यादा करनी होगी। कप्तान सुन, इतनी देर कहाँ लगा दी? पैसे लाए? कौन से पैसे? मूर्ख समझाए क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? पैसे दो मुझे, नहीं तो सरकार को बता दूंगा कि आप ही ने मुझे उन लोगों को भड़काने को कहा था। मैं उसको बता दूंगा सब। इसकी सांस चल रही है, जल्दी लेकर चलो। तुम इतने सालों से अधिकारी हो, इतनी घटिया गलती कैसे कर सकते हो? मुझसे गलती हो गई। क्या उससे छुटकारा पा लिया?
आप उसे वैद्य बाई के पास क्यों नहीं भेजते? कप्तान सुन को पता नहीं चलना चाहिए कि वो अब भी जिंदा है। ओह, राज्यपाल वो इन दिनों मुझसे मिलने से इनकार कर रहे हैं। शायद उनको मुझ पर शक हो गया है। अगर चेंग तियानजियो उन्हें बता दे कि आज क्या हुआ, तो तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप चिंता मत करिए, जो भी है मैं समझा दूंगा। सिर्फ कहो मत, करके दिखाओ। राज्यपाल पर चाकू से हमला हुआ, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन अगर तुम चैंग से पहले उन हत्यारों को पकड़ लो तो हम इस हालात को बदल सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं जनाब? तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? मैं आपका इशारा समझ गया। सभी युवाओं को जान से मार दो। जी। चलो। जी। जल्दी करो। मारो उसे। अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर जरूर एक महान महारथी छिपा हुआ है। तो क्या यही बात है? हमें अपनी योजना छोड़ देनी चाहिए। पीड़ितों के शव ढूंढो और उन्हें हत्यारा बना दो, समझ गए ना? मेरी मदद करो। इन्हें यहां रखो। इतनी रात को तुम इन लाशों को यहाँ क्यों ले आए हो? जनाब, हमने राज्यपाल वो की हत्या का प्रयास करने वाले हथियारों को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हथियारों ने विरोध किया, इसलिए इन्हें मारना पड़ा। तुम लोग यहीं रुको, मैं राज्यपाल वू को सूचित करता हूँ। जनाब जाओ, राज्यपाल वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप बाहर इंतजार करें। सेनापति रेन, मेरे पास एक खुशखबरी है। अभी सन ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्यपाल वू की हत्या करने वाले लोगों को पकड़ लिया है। हत्यारे कहाँ हैं? वो बाहर हैं। तुम बाहर प्रतीक्षा करो। ठीक है। राज्यपाल वू, आखिरकार मैं आपको देख पाया। आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आपको ठीक देखकर मुझे खुशी हुई। जनाब साहब, मैंने सुना है कि आपने सभी हत्यारों को पकड़ लिया है। आप देखिए, सब के सब यही हैं। सब मर चुके हैं, कोई भी जीवित नहीं है। राज्यपाल वो, इन हथियारों ने गिरफ्तारी का विरोध किया था, इसलिए हमें इन सभी को मारना पड़ गया। सुन सिंह बैंग, तो बताइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि ये सब लोग हत्यारे हैं? ये बताइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि ये नहीं है? चिकित्सक बाई, क्या आप इसकी जांच करने में मेरी मदद करेंगे? ये देखने के लिए कि इन्हें तलवार से मारा गया है या मरने के बाद तलवार का इस्तेमाल हुआ। मैं जीवित लोगों की जांच करता हूँ, मुर्दों की नहीं। चिकित्सक बाई, अगर मैं तुम्हें जांच करने कहूं तो क्या होगा? राज्यपाल वू ने तुम्हें इसकी जांच करने के लिए कहा है। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जांच करो। चिकित्सक बाई, तो कुछ पता चला आपको? आप अधिकारी हैं, क्या आप खुद नहीं देख सकते? मुझे क्यों परेशान करना चाहते हैं? हाँ, इनका शरीर दिखने में तलवारों के जख्मों से भरा हुआ है। इसे मरे हुए तो 2 दिन हो चुके हैं।
सन सिंह बोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राज्यपाल वू को धोखा देने के लिए तुमने पीड़ितों के शवों का इस्तेमाल किया। तुमने कहा कि एक हत्यारे का शव था। सुन सिंह बैंग, इसके सवाल का जवाब दो। मैं योगदान देने के लिए काफी उत्सुक हूँ, इसलिए मैंने ये बेवकूफी भरा तरीका अपनाया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। तुमने ऐसा इसलिए किया कैप्टन सुन, ताकि मैं इसकी जांच न कर पाऊं। अगर मुझे किसी भी तरह पता चला कि राज्यपाल वू को मरवाने की साजिश तुम्हारी है। जनती ऐसी बकवास मत करो। जाओ लाओसी, बाहर आ जाओ। सुन सिंह बांग, तुमने मुझे कहा कि राज्यपाल वू की हत्या कर दो, बदले में तुम मुझे 10,000 चांदी के सिक्के दोगे। ये सच नहीं है। देखो, तुम झूठ मत बोलो। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ, ये झूठ बोल रहा है। सिपाहियों जी, कैप्टन सुन और दूसरों को गिरफ्तार करो। जी। जाओ लाओसी, सुन सिंह बैंग ने तुम्हें राज्यपाल वू की हत्या करने के लिए कब कहा था? सुन सिंह बांग परसों रात को अचानक मेरे पास आया था। क्या हुआ? तुम यहां क्या चाहिए? मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या गड़बड़ है? राज्यपाल वो यहाँ है, आपदा राहत के लिए चांदी के वितरण की जांच करने। अरे, तो तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या तुमने लोगों को सचमुच पैसे बांटे या नहीं? सरकार ने ऐसा किया है। हम उसे ये पता नहीं चलने दे सकते, क्योंकि पता चल गया तो हम मर जाएंगे। तो तुम अब क्या करने वाले हो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम उसे मारोगे क्या? उम्मीद है तुम मेरी मदद करोगे। मैं क्यों मदद करूं तुम्हारी? तुम अभी जाकर 100 पीड़ितों को ढूंढ कर लाओ, उन्हें पेंगलाई सराय रास्ते पर ले जाओ। जैसे ही तुम मुझे और सैनिकों को राज्यपाल वो की सुरक्षा में देखोगे, तुम्हें बस वही करना है जो इसमें लिखा हुआ है। मुझे बस इतना ही करना है ना? पीड़ितों को राज्यपाल वो के सामने उस गली में लेके आना है। गली पीछे वाले रास्ते की ओर जाती है। जब तक तुम उसे उस जगह पर धकेलते रहोगे, हम हथियारे से कहेंगे उसे मारने के लिए, और फिर हम अदालत को यह सोचने देंगे कि पीड़ित ने ही राज्यपाल को मारा है। हमसे मतलब कौन कौन? ऊपर से नीचे तक सब। सुन सिंह बोंग मुझसे मिलने आया था। मुझे लगा कि वो मुझे शुक्रिया बोलेगा और पैसे भी दे देगा, पर ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि हमने राज्यपाल वू की हत्या के पीछे सुन सिंह बैंग का मकसद ढूंढ लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि सन सिंह बैंग के अलावा इस मामले में और कौन शामिल था। चलो कप्तान सुन से पूछताछ करें। सुन सिंह बैंग, जाओ लाओसी ने हमारे सामने कबूल किया है कि तुमने उसे राज्यपाल वू को मारने के लिए कहा था। यह है उसका कबूलनामा, खुद देख लो। चंतिएजी, क्या तुमने इस आदमी से मुझे फंसाने के लिए कहा था ताकि तुम अपना पद बरकरार रख सको? मुझे तो ये झूठ लगता है। रात में किया गया गलत काम दिन में दिख ही जाता है। तो बताओ, तुमने कितने पैसे लिए हैं और तुम राज्यपाल वू के जांच करने से क्यों डर रहे हो? मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। 1,000, 10,000 या 1,00,000? क्या कर रहे हो? कहा ना मुझे मत फंसाओ। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। बताने में ही तुम्हारा फायदा है। तो तुमने चांदी के सिक्के कैसे चुराए सुन सिंह बैंग? मुझे सब याद है, जब सिक्के सरकारी दफ्तर में पहुंचे थे। कप्तान सुन, सरकार ने आपदा राहत कार्यालय स्थापित किया है। इस वक्त हम सभी को वहीं होना चाहिए। हमें आने जाने वाले कर्मियों की जांच करनी है। इसमें कितना समय लगेगा? जब तक राहत काम खत्म ना हो जाए। जब चांदी के सिक्के सरकार के पास थे और फिर यहां भेजे गए, तो शाही दरबार की मोहरें वहीं थी, लेकिन तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। क्या आप फुशो गांव से हान योकिंग हैं? जी। क्या आप फुशाओ गांव से हान योकिंग हो? जी।
इस जगह यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। फुशाओ गांव से हान योगिंग तुम ही हो? आपके नाम पे 5000 टेल चांदी के सिक्के हैं। लिखने के बाद यहाँ हस्ताक्षर करें। चांदी के सिक्के जारी करते समय हमने हर चीज की जांच की है और तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। खोल कर जांच करो, सब ठीक है, बंद कर दो इन्हें। जांच पड़ताल की प्रक्रिया में वो सारा सामान हमारी निगरानी में था और उस समय तुम्हारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। फिर गांव वाले वहां से चांदी के सिक्के लेकर चले गए। ये भी ले लो, बहुत भारी है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन गांव वालों के वहां से जाने के बाद तुमने वो चांदी के सिक्के वहां से चुरा लिए हो? अब मैं इस पर क्या ही कह सकता हूँ। जाकर जांच करो, हम पता लगा लेंगे। हान याओकिंग ने राहत राशि लेने के बाद क्या उसका उपयोग आपदा कार्य के लिए नहीं किया? इस गांव में कोई भी नजर नहीं आ रहा। आगे चलकर देखते हैं। क्या हान याओकिंग अंदर है? इससे आपका कोई मतलब नहीं है। रास्ते से हटो, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा है वो किसी से नहीं मिलेंगे। हमें करना ही होगा। हान याओकिंग, क्या आपने ही मेरे कागजात की जांच की थी? मैं वही हूं। तो आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं या मारने आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? मारने आए हैं। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? आप मुझे एक छोटे अधिकारी को सौंप देंगे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। हान याओकिंग, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। हम यहाँ सरकारी चांदी के भ्रष्टाचार मामले की जांच करने आए हैं। केवल आप? हमें राज्यपाल वू ने मामले की गुप्त जांच करने के लिए भेजा था। मैं? तो तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे लगा कि मैं अपना नाम कभी साफ नहीं कर पाऊंगा। देखो, चिंता मत करो, राज्यपाल वू तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन राहत कार्यालय से चांदी के सिक्के मिलने के बाद मैं बिना रुके यहाँ वापस आ गया। हमने चांदी के सिक्कों का डब्बा उतारा और पीड़ितों को बताया। जब हमने चांदी के सिक्के पहुंचाए, खोलो इसे। इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक कुछ नहीं मिला है। सब तो मिल जाना चाहिए। क्यों लग रहा है? दिल्ली मचा रखी है इन्होंने। हुजूर, जल्दी आकर देखिए। क्या हुआ? क्या? दरवाजा बंद करो। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लीजिए। ये तो सिर्फ पत्थरों से भरी हुई है, चांदी कहाँ है? मेरा भी यही सवाल है, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता वरना वो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? उस दिन आपने अपनी आंखों से देखा था। मैंने राहत कार्यालय में हस्ताक्षर किए। जब मैं वापस आया और संदूक खोला तो वो पत्थर 5 संदूकों में बदल गया था। सब मुझ पर शक करने लगे कि ये मैंने ही किया है, तो मैं किसी को बताने की हिम्मत कैसे कर सकता था? सन जिंगबैंग ने और बाकी लोगों ने ऐसा कैसे किया होगा? मैंने देखा कि सरकारी सैनिकों ने शाही दरबार द्वारा सीलबंद चांदी के सिक्कों को आपदा राहत कार्यालय में भेजा।
जैसा कि हान याओ किंग ने कहा, जब अधिकारी ने संदूक खोली और उस चांदी को आगे जांचने के लिए दिया तो चांदी बदल दी गई। ये इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि हान याओ किंग इसमें अकेला है। फिर हम एक एक करके जांच करेंगे। चलकर देखते हैं कि क्या अन्य गांव में भी इसी तरह की स्थिति है। हर कोई हान याओ किंग के जैसा नहीं होता। हो सकता है कि वो हमारी मदद ना करे। तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक हम सबूतों के साथ चुराई गई चांदी को ढूंढ नहीं लेते, उन्हें अपना अपराध कबूल करना ही होगा। हम चोरी किया हुआ पैसा आखिर कैसे ढूंढ सकते हैं? चलो दफ्तर चलते हैं। चलो। ये वही जगह है जहां चांदी के सिक्के पत्थरों से बदल दिए गए। यहाँ चांदी के सिक्के पत्थरों से बदलने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में पत्थरों की जरूरत थी। उन्होंने पत्थर कहाँ छुपाए? और बिना कागजी कार्रवाई के, बिना किसी की जानकारी के उन्होंने चांदी का परिवहन कैसे किया? ये जगह इतनी भी सामान्य नहीं है। तेजी आओ और देखो। चलो। हमें जवाब मिल गया। इसलिए उन्होंने तहखाने में पत्थर और चांदी छिपा दी। जब राहत राशि बांटी गई तो सुनजिंग बैंग ने हमें वापस जाने को कहा। उन्हें चांदी उसी समय ले जानी चाहिए थी। चांदी भेजने के बाद उन्हें जगह खाली होने का डर था, क्योंकि यहाँ पीड़ित लोग इकट्ठे हो जाते। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ वापस भेज दिया। इस कार्यालय के सभी लोगों को गिरफ्तार करो। उस लियू बियाओ और फैंग हू को गिरफ्तार कर लो। हिम्मत कैसे हुई? तेजी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? न्यायाधीश जी, आपको मेरे साथ राहत कार्यालय चलना होगा। बकवास! तुम सिर्फ एक हवलदार हो, मुझे हुक्म देने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये मेरा आदेश है, इन्हें लेकर चलो। जी। पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। तेजी, तुमने न्यायाधीश को क्यों गिरफ्तार किया? मैं आशा करता हूं कि अगले आप ना हो। तुम? मुनीम जी, आपदा राहत कार्यालय के सुरक्षा कर्मियों की निर्देशिका निकालिए। क्या आपके पास जनाब जाओ के आदेश हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किस मामले पर काम कर रहा हूं? जितना बोला है उतना करो। हाँ, मैं समझ गया, मैं आपको देता हूं। मेरे साथ आइए। कहाँ? आपदा राहत कार्यालय। सेनापति जी, मेरी मदद कीजिए। मैं राज्यपाल वू से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। राज्यपाल वू ने कहा है बिना अनुमति कोई अंदर ना आए। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जनाब जाओ, एक बुरी खबर है। पहले शांत हो जाओ। उसने न्यायाधीश को गिरफ्तार कर लिया। वो अब राहत कार्यालय में है। जनाब हो, आपके पास राहत कार्यालय का कार्मिक लेखा परीक्षा और पंजीकरण भी है, लेकिन आपदा राहत कार्यालय की सूची में केवल न्यायाधीश सुनजिंग बैंग, लियू बियाओ और फैंग हू का नाम क्यों है?
और बाकी बचे हुए 7 सैनिकों के इसके अंदर सिर्फ उपनाम ही हैं। सैनिक वू, झाओली, झाऊ और झेंग वो लोग कौन हैं और इनके बारे में सब कुछ मुझे बताओ। सातों सैनिक सरकारी कार्यालय से नहीं हैं। सन जिंगबैंग ने उन्हें बाहर से लाया था। मैंने उनसे पंजीकरण के लिए अपने पहचान दस्तावेज उपलब्ध करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वो किसी और दिन पूरा करेंगे। जनाब हाओ, सरकार के पास पर्याप्त सैनिक हैं। आपने अपने आदमी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और इसके बजाय आपने बाहर से किसी को ढूंढा जिसके पास पहचान पत्र नहीं था और इसीलिए आपने उस आदमी से पैसे पहुंचाने के लिए कहा। क्या यह चांदी को पत्थर से बदलने की सुविधा के लिए था? तो बताओ मुझे, तुम्हें चांदी बदलने का निर्देश किसने दिया? मुझे कुछ नहीं पता। फेंग हो, तो अब आप बताइए, चांदी के लिए आपने इसे कहां भेजा? मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। वो जानते हैं कि पकड़े जाने पर उन्हें क्या कहना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो डरते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी मदद करेगा। इसलिए हमें सुन जिंगबैंग से जल्द ही कबूलनामा लेना होगा। तुम्हें कुछ मिला क्या? अब चूंकि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे जाने दो। चांदी के सिक्के प्राप्ति कार्यालय में जिन 7 सैनिकों की कोई पहचान नहीं है, आखिर उनके नाम क्या हैं? वो लोग अब कहां हैं? वो जानते थे कि तुम चांदी की जगह पत्थर रखते हो। क्या तुमने उन सभी को मार डाला है? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने घर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? जनाब चैन के आदेश से ये हत्या के मामले में पूछताछ का स्थान है। उनके आदेश के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। मूर्ख कहीं का। कहा ना मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। एक क्षण रुकिए, मैं जनाब को बताता हूँ। इसकी जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ अंदर आओ। हटाओ इन्हें, पीछे हटो। नहीं जा सकते। हट जाओ रास्ते से। नहीं, पीछे हटो। पीछे हटो। जाओ यहाँ से। जनाब चैन, वो जनाब जाओ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब जाओ, मैं देखता हूं। जी। मोहतरमा चैंग, कृपया कैप्टन सुन को चांदी सिक्के कार्यालय ले जाएं। बहुत अच्छी। चलो। रुक जाओ, रुको। जनाब साहब, आप इन लोगों के बीच में आखिर क्या कर रहे हैं? चैन तिएजी, राज्यपाल वू ने आपको केवल जांच करने के अधिकार दिए हैं। बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी करने के अधिकार अभी तक आपको नहीं दिए गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें जाने दूं तो आप अपना समय बचाइए, अन्यथा इस तरीके से आप हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उल्टा तुम मेरे मामले में दखल दे रहे हो। वैसे जनाब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तुम पूछताछ का स्थान सरकारी कार्यालय में बदल सकते हो। और जनाब, ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं इस जगह को ध्वस्त कर दूंगा अभी। जनाब जाओ, मुझे अफसोस है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आइए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझसे क्या उगलवाना चाहते हो? बस अंदर चलिए और एक नजर डालिए। जनाब जाओ, आइए ना। जनाब जाओ, ये वो स्थान है जहां न्यायाधीश हाओ, सुन जिंगबैंग, लिू बियाओ, फेंग हू और अन्य ने आपदा राहत के लिए भ्रष्टाचार किया। इसीलिए आप इस जगह को नहीं तोड़ सकते। क्या उन सब ने कबूल किया? अभी तक तो नहीं, लेकिन चिंता मत कीजिए, 2 दिन के अंदर सभी लोग अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। काश ऐसा ही हो। रुकिए जनाब जाओ। जनाब जाओ,
इससे पहले कि वो कबूल करें, अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। 2 दिन के बाद अगर वो लोग मुझे अपने मुखिया का नाम बताते हैं तो मुझे डर है कि आपके लिए बहुत देर हो जाएगी और इतना अच्छा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या तुम्हें इस बात का आश्चर्य नहीं है कि हमें कैसे पता चला कि उस कार्यालय के नीचे एक तहखाना है? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे अलावा बाकी सभी ने कबूल कर लिया है। और मैं इस पर यकीन करूंगा। जब तक जनाब जाओ को यकीन है सब ठीक रहेगा। मुझे सच बताना, क्या तुम अभी जनाब जाओ से नहीं मिले? और तुम्हें कार्यालय से अभी बाहर जाते हुए देखा गया और फिर मैं जनाब जाओ को तहखाने में ले गया और जब वो तहखाने के सामने खड़े थे तो वो क्या सोच रहे होंगे? यही कि तुम ही थे जिसने तहखाने के बारे में बताया है। तुमने मुझे फंसाया है। अब तुम जनाब जाओ के किसी काम के नहीं हो। अब वो तुम्हारे बारे में कहां सोच पाएंगे? सही कहा ना? अगर तुम पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो मुझे बताओ कि चांदी कहां पर है। शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। मुझे डर है कि तुम इससे बच नहीं पाओगे। तुम राज्यपाल ऊ से बात करके अपराध स्वीकार क्यों नहीं करते? हाँ, उसके लिए देर हो चुकी है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? उन सबको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। तुम उनकी रक्षा करो, ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, जाओ। अरे मैं हूं। अब हत्यारे यहां से चले गए, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं वापस आऊंगा। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। राज्यपाल वू के पास चलो। नहीं, इससे राज्यपाल वू को खतरा हो सकता है। हमें कहां जाना चाहिए? ऐसी जगह जहां वो पूरी तरह सुरक्षित रह सके। मेरा नाम चेन तिएसी है। मुझे आपके मालिक से मिलना है। थोड़ा इंतजार कीजिए। चेंटियाजी। जनाब गाओ, कुछ हत्यारे गवाहों को मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो जनाब गाओ, आप हमारी मदद कर सकते हैं? आ जाओ। चलो। हाँ चलिए। सुन सिंह बैंग, तुम जानते हो जनाब जाओ तुम्हें मारना चाहते थे। वो तुम्हें किसी भी हाल में जीने नहीं देंगे। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम हमें सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम जानते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। जब जनाब जाओ को पता चला कि शाही दरबार आपदा राहत के लिए चांदी बांटेंगे, तो उन्होंने कार्यालय स्थापित किया भ्रष्टाचार करने के लिए। इससे दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और उसे ले जाना भी आसान हो जाएगा। तो तुम मुझे अब यह बताओ कि तुमने चांदी के सिक्के कहां भेजे? कप्तान सुन, आपदा राहत राशि वितरित कर दी गई है। अब चांदी निकालने का समय आ गया है। हम इसे कहां ले जाने वाले हैं? तुम्हारे नए घर में। जी। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए जल्दी से वहां से निकल जाना और कहीं और जगह जाकर उन 7 सिपाहियों को मार देना, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलकर हमें किसी मुसीबत में डाल दें। जनाब। और उसके बाद क्या हुआ? और फिर मैंने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोगों ने सारी चांदी लाद ली और उसे लिए हुए जुआ खाना में ले गए। बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। 7 सैनिक कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें मार दिया? वो 7 सैनिक वास्तव में मेरे गांव वाले हैं। मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और उन्हें जाने के लिए कहा। बात कुछ समझ नहीं आई। जनाब जाओ ने जुए खाने में चांदी के सिक्के क्यों भेजे? चलो जुआ खाने में जांच करते हैं। चलो बड़ा वाला खरीदो। सब नीचे आ जाओ। चलो जल्दी करो, खेलते रहो। चलो नीचे उतरो, अपने पैसे इकट्ठा करो। नीचे उतरो, बड़ा शुरू करो। चलो खेलते हैं। चलो और पैसे लगाओ। और खरीदोगे? छोटा दाव। बढ़िया। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। बड़ा दाव। लगा दे रहा होगा। हाँ, इसी जगह पर। मेरी सुन लेनी चाहिए। मैंने बोला था तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। क्या बोला? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? चलो वापस दाव लगाओ। लो छोटा दाव। छोटा वाला। छोटा वाला। छोटा वाला। छोटा वाला। किस्मत खराब, हमें बड़े वाले पे दाव लगाना चाहिए था। हार गए। हाँ। चलो और दाव लगाओ। फिर हार गए। तुम तो वापस हार गए। तुम पनौती हो। चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं। हुजूर आगे चलो। मत जाइए। अरे वहाँ से क्या आप हमसे कुछ चांदी के सिक्के उधार लेना चाहते हैं? अच्छा आइए डेजी। चलो। हाँ, चलो चलो चलो। कृपया इस तरफ से। मुनीम जी, ये युवा महाशय कुछ चांदी के सिक्के उधार लेना चाहता है। आपको कितना उधार चाहिए? 5000। क्या महाशय, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि आप ऋण नहीं चुका पाएंगे। आप 500 रुपए उधार क्यों नहीं ले लेते? अच्छा, मुझे थोड़ी तो इज्जत दो। मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। मेरे लिए यह करना आसान नहीं है, वरना चांदी से कोई चलकर मार सकता हूं। ये आसान क्यों नहीं है? आपके पास सरकारी चांदी के सिक्के हैं। नहीं चाहिए उधार। हुजूर जरा रुकिए। जाइए। जी। घबराइए मत हुजूर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सरकारी चांदी कहां से मिली, लेकिन जाइए मत। मेरे पास कोई सरकारी चांदी नहीं है, बकवास मत करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं यहां सरकारी चांदी के कारोबार में विशेषज्ञ हूं। और वो कैसे? आप जो सिक्के यहां लाए हैं उसे पिघलाकर फिर से बनाया जाएगा और आप इसका इस्तेमाल जुआ खाने में जुआ खेलने के लिए कर सकते हैं। आपके सरकारी चांदी के सिक्के यहां पर साफ किए जाते हैं। सच में? बिल्कुल, ये सच है। बिना लालच के मेरी मदद कर रहे हो? मैं 10% लूंगा। तो ठीक है। आपके पास बता सकते हैं कुल कितने पैसे हैं? जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा। ये बताइए, आप पैसे भेजेंगे या मैं किसी को भेजूं? मेरे लिए यहां पर आना आसान नहीं है, तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेज दो, उन्हें दे दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो तुम आ ही गए? चांदी के सिक्के कहां हैं? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा? वैसे जनाब जाओ के लिए कितने सिक्के पिघलाए तुमने? आप ये कैसे जानते हैं? 2 लाख ना? तो आपको पता था? मैं जानना चाहता हूं कि जनाब जाओ की चांदी पिघलाने के बाद तुमने उसे कहां भेजा? है?
अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जनाब झाओ से पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। हुजूर, मुझे पता नहीं था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, मुझे मारिएगा मत, माफ कर दीजिए। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन जो भी तुम जानते हो वो सब कुछ बता दो। मैं बताता हूँ जनाब झाओ, मैंने आपके यहाँ 2 लाख टैल चांदी के सिक्के अपने हाथों से भेजे हैं, सबके सब यहीं के हैं जनाब, एक भी पैसा कम नहीं है। मैंने गिनती पूरी कर ली है, संख्या बिल्कुल सही है। कल मैं किसी को भेजूंगा ताकि चांदी जनाब झाओ तक पहुंच सके, जो कि मुनीम के हाथों में होगी। जनाब झाओ द्वारा नामित मुनीम कौन है? मुझे सच में नहीं पता, सुरक्षा संस्था के प्रमुख से पूछना होगा। आप अचानक आते हैं और पूछते हैं कि जनाब झाओ का प्राप्तिकर्ता कौन है। आपको लगता है मैं आपको बताऊंगा? मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा अहंकारी बन रहा हूं, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए ये जरूरी है। हमारा अपना नियम है, सुरक्षा संस्था किसी को भी प्राप्तिकर्ता की पहचान नहीं बताएगी। ठीक है, इस मामले की जांच राज्यपाल वू करवा रहे थे, और अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस जगह को बंद करना होगा। मैं राज्यपाल वू के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो अपनी मोहर रख दो और तुम खुद अंदर आ जाओ। अरे मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। तो फिर मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वैसे सच कहूं तो आपकी मदद काबिल तारीफ है। टियानयू को ग्वांगसी की तरफ से पूरे 1 लाख। क्या हुआ? कुछ नहीं। किंगयुन को ग्वांगझो की तरफ से 1 लाख टेल्स। हुजूर, मुझे चिंता हो रही है। चिंता मत करो, जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के पास काफी पैसे होंगे। तो आप इससे कैसे निपटेंगे?
खैर, मेरे पास एक योजना है। आज आप यहीं क्यों नहीं सो जाते? मैं भी नहीं जाना चाहता, मुझे बस राज्यपाल वू से मिलने जाना है, जिंगमैन मेडिकल सेंटर में। तुम फिक्र मत करो। बाहर आओ। इतना करीब और इंतजार नहीं कर सकते, आज ही निकलना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चेन तेजी यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हमें पैसे लेकर यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि जनाब जाओ हमें देख लें। चांदी के सिक्के कहाँ हैं? मेरे साथ आओ। इतने सारे पैसों के साथ तुम, मैं और बच्चे, हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे घुस आए? मेरा नाम चेन थियजी है और आपने जो कहा वो मैंने सुना। अगर जनाब झाओ को पता चल जाए कि ये बच्चा उनका नहीं है बल्कि इस विद्वान का है, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? दया करके उसे हमारे बारे में मत बताना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी जो तुम जानना चाहती हो। चलो उठो। तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। और मुझे क्या करना होगा? हुजूर, हुजूर। क्विंगयुन, भागो मत, संभल कर, तुम गर्भवती हो। हुजूर, आपके जाने के बाद अंगरक्षक आए थे और आपको बताने के लिए कहा कि चेन जुआ कार्यशाला की जांच करने के लिए गया था। जाओ, मैंने जो कहा वो करो, जल्दी से जाओ, जाओ। चलो जल्दी से, इनके साथ जाओ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? किंग क्वान प्रांत में मेरा एक पुराना घर है, जल्दी जाओ। जनाब जाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? चेन थियजी, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे अधिकार है कि आपको इस गाड़ी पर रखे 1 लाख टेल्स चांदी के सिक्कों के बारे में बताऊं। ये कहां से आए हैं? क्या बकवास है, मेरे पास वहां कोई पैसा नहीं है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रुको। जनाब साहब, क्या आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं? मैं राज्यपाल वू से मिलना चाहता हूं। जब आप अपना अपराध स्वीकार करेंगे तो ही आप अदालत में राज्यपाल वू से मिल पाएंगे। तुम इन पर नजर रखो, मैं किसी से चांदी के सिक्के गिनवाता हूं। ठीक है। जनाब झाओ, आपने जो पैसा गायब किया है उसे तियानियों को क्यों भेजते हैं? मैं सिर्फ राज्यपाल वू से बात करूंगा। आपने राज्यपाल यू की हत्या की साजिश की। वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने हत्यारे को नहीं भेजा। चलिए अब मान लीजिए, आप जब उस रात राज्यपाल को जाने के लिए मनाने आए थे तो आपने कहा था कि लोग परेशानी करेंगे, और अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं राज्यपाल वू को डराने की कोशिश कर रहा हूं और वो हत्यारे मैंने भेजे? सरकार के दरवाजे पर जाकर देखो, हर दिन वहां पीड़ित परेशानियां खड़ी करते हैं।
मैंने उनसे कहा था वो सावधान रहें, वो तो मुझ पर ही शक करने लगे। मैं उन्हें मारने की कोशिश करूंगा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि आपको डर है कि उन्हें वो घपला किया हुआ पैसा मिल जाएगा, और इसीलिए आपने उन्हें मारने की कोशिश की। मोहतरमा चैंग, चूंकि आपने अभी अभी मुझसे तियान यू के बारे में पूछा है, इसका मतलब यह है कि आप ये कहानी जानती हो। चूंकि आप जानती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है कि राज्यपाल वू जीवित हैं। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? क्या आपने हत्यारों को सुन जिंगबैंग, फेंग हू, लियो बियाओ और अन्य को मारने के लिए भेजा था? चेन तिएजी ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। मेरे लिए ये काम करने वाला और कोई नहीं है। वो कौन होगा? सन जिंगबैंग, तुमने राज्यपाल वू की हत्या के लिए हत्यारे भेजे थे? नहीं, मैंने नहीं भेजे। तो फिर तुमने झाओ लाओसी को मारने की कोशिश क्यों की? उस रात कप्तान सुन, एक पीड़ित ने मुझसे आपको ये चिट्ठी देने के लिए कहा है। मैं उस रात उस कमरे में गया था। मैंने जाओ लाओसी को देखा और उसने मुझे फंसाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि क्या हो रहा है, तुम और चेन तिएजी वहां आ गए। मैं जल्दी में था, इसलिए मुझे डर था कि तुम उसकी बात पर यकीन कर लोगे, इसलिए मैंने उसे मारना चाहा। झाओ लाओसी, मामला सुलझ गया है। तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो। सच्ची? सुनो, इन्हें छोड़ दो। जी। शुक्रिया। भाई, लाओजी, तुमने तो बहुत कुछ सहा है ना? आखिरकार इस पेचीदा मामले को हमने सुलझा ही लिया। राज्यपाल वू की हत्या करने के मामले में मेरा पीड़ित होने का नाटक सफल रहा। लगता है तुमने राज्यपाल वू की हत्या की थी। ये सब मेरी योजना थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने माची को कहते हुए सुना, तुमने जनाब जाओ और सुन जिंगबैंग से पूछताछ की, फिर झाओ लाओसी को रिहा कर दिया गया। मैं जानता था कि तुम क्या करने वाली हो। चेन तिएजी, तुमने उन्हें राज्यपाल पर हमला क्यों करने दिया? हान याओ किंग ने बताया कि जनाब जाओ और अन्य लोगों ने आपदा राहत निधि में घोटाला किया, लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं था, और इसीलिए मैंने राज्यपाल वू की हत्या का मामला बनाया। क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार की जांच करनी थी, इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपना अपराध स्वीकार करने के लिए इस सब के खत्म होने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया है तो हम उनके पास जाएंगे और मुझे सजा सुनाई जाएगी। मोहतरमा चैंग, अब जब आपको पता चल गया है कि राज्यपाल वू की हत्या का विचार मेरा था, तो मुझे अपराध स्वीकार क्यों नहीं करने देती? पता चला है कि राज्यपाल गुप्त रूप से पेंगलाइन में रुके थे, राहत राशि के वितरण की जांच करने के लिए नहीं। कल सुबह मेरे साथ शिकुन चलो, आपदा राहत कोष का पता लगाने के लिए। मैंने सुना है कि निगरानी आयुक्त ने मामले की गुप्त जांच भी की है। निगरानी आयुक्त को सच्चाई का पता चलने से पहले हमें पीड़ितों को शांत करना होगा। पीड़ितों के असंतोष को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर अदालत को यह पता चल गया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम जनाब झाओ से बात करें? मुझे संदेह है कि राहत राशि में कुछ गड़बड़ है। जनाब जाओ का इससे कुछ लेना देना है। उन्होंने पाया कि जनाब झाओ ने उसे जो चांदी के सिक्के दिए थे वो वास्तविक संख्या में मेल नहीं खा रहे थे। उन्हें संदेह था कि जनाब झाओ ने पैसे का घपला किया है, इसलिए वो सच जानना चाहते थे। तो क्या आपका मतलब है कि राज्यपाल वो भी इसमें शामिल है? हाँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम व्यर्थ मरो। जब मुझे सुरक्षा संस्था से पता चला कि तियान्यू के पास 1 लाख टेल चांदी का देयक है, तो मुझे और भी यकीन हो गया कि मेरा अनुमान सही है। राज्यपाल वो इसके पीछे के मुखिया है।
लेकिन जब मैं छोटी थी तब उन्होंने मुझे गोद लिया था। मैं ये नहीं कर सकती। राज्यपाल वू, राज्यपाल वू, राज्यपाल वू, राज्यपाल वू, आखिर आप आ ही गए। तुम पहले बाहर जाओ। तुमने मेरे पैसे ठगने की हिम्मत कैसे की? राज्यपाल वू, मुझे गलत मत समझिए। मैंने तुम्हें 3 लाख दिए थे। तुमने कहा कि तुमने आपदा राहत के लिए वो खर्च किए। तुमने तो वहां पे सिर्फ 1 लाख दिए। पता चला कि तुमने चुपके से 1 लाख का गफला किया है। राज्यपाल वू, मेरी बात सुनिए। दरअसल वो मैंने आप ही के लिए रखे हैं, वो आपके हैं। राज्यपाल वू, तो इसका मतलब आप ही भ्रष्टाचार मामले के मुखिया हैं? तो क्या हुआ? तेंजी आओ, मार डालो इसे। हुजूर, यहां सभी को मार दो, किसी को भी छोड़ना नहीं। जी। सुनो सब लोग। जी। भीड़ को चीर डालो। जी। राज्यपाल वू, क्या तुमने उसका बंदोबस्त किया? हाँ, मैंने किया। तुमने ये कैसे किया? जनाब जाओ और उनके आदमियों को भीड़ ने तब मार डाला जब भीड़ पैसे लूट रही थी। बहुत अच्छे। राज्यपाल वू, हम वापस कब लौटेंगे? कल। मैं तैयारी करता हूं। चेन टिएजी। चेन टिएजी, तुम अभी भी जीवित हो? उन्होंने मुझे जीवित रखा। भले ही वो दयालु थे, लेकिन न्याय के लिए मैंने लोगों को चुना है। तेंजियो, धन्यवाद।
अगर ऐसा है तो अब हमें कैसे भी कोई रास्ता निकालना होगा और हमें सबूत ढूंढने होंगे। तो बताइए क्या करें? मेरे मुताबिक करो। विश्वासघातियों से सबसे अधिक नफरत है मुझे। राज्यपाल वो, आपने पहले भी मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपके लिए काम कर रही थी। लेकिन अभी आपने मुझे चाकू मारा है। अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। माची जी। राज्यपाल वो, अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। निगरानी आयुक्त। राज्यपाल वो, क्या आश्चर्य है, गिरफ्तार करो इसे। जी। निगरानी आयुक्त, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। चेंटेजी, मैंने तुम्हें हवलदार बनाकर सरकार के पास जाने दिया। मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। चेंटेज जी, तो तुम निगरानी आयुक्त के लिए काम कर रहे हो? मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं। ले जाओ इसे। जी जी। चेंटेजी, तुम्हारा योगदान बढ़िया है, तुम्हें इसका श्रेय जरूर मिलेगा। शुक्रिया हुजूर, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस मामले के बाद मैं एक मार्शल आर्ट आश्रम खोलना चाहता हूं ताकि ज्यादा लोगों को सिखा सकूं कि सही रास्ता कैसे चुनते हैं देश की रक्षा करने के लिए। बहुत अच्छे।